Hello guys, today we will discuss about deviated nasal septum which is also called DNS। इसकी एनाटॉमी में हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी बोन से मिलके बनता है। ठीक है, जो सुपीरियर पार्ट है वहाँ पे है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड, जो इन्फीरियर पार्ट है वहाँ पे है वोमर और सबसे इन्फीरियर है क्रेस्ट ऑफ पैलेटाइन बोन। ठीक है, इस तरह इंटीरियर एंड पे क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन सुपीरियर है, देन है सेप्टल कार्टिलेज और इन्फीरियर पे है क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला। ठीक है, और जो फ्रंटल पोर्शन है वो बना रहा होता है मेम्ब्रेनस सेप्टम। ठीक है, और साथ में ये एंटीरियर नेजल स्पाइन इसके नीचे बिलोंग कर रही होती है सेप्टल कार्टिलेज के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें जैसे ये देखें कि ये है मैक्सिलरी साइनसिस। ठीक है, और ये है बीच में सेप्टम। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो अगर ये डेविएट हो जाएगा या तो ये जैसे ये वाली राइट साइड है, ठीक है, और ये वाली लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो अगर ये डेविएट हो जाएगा तो ये किसी एक साइड पे डेविएशन हो जाएगी। अब जैसे ये यहाँ पे देखें आप कि जो नेजल सेप्टम है वो लेफ़्ट साइड पे डेविएटेड है। ठीक है, इधर को गया हुआ है। ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो इस की वजह से क्या होगा कि ये एक तो यहाँ पे टच हो रहा है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन काज करेगा, नेज़ल पेटेंसी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे है, हम देखते हैं कि असल में डीएनएस होता क्या है। सिम्प्टोमेटिक डेविएशन ऑफ सेप्टम फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इज कॉल्ड डीएनएस। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक मेन इसमें जो पॉइंट आपने याद रखना है ये सिम्प्टोमेटिक डेविएशन है। ठीक है, नेक्स्ट में इसकी एटियोलॉजी में है कंजेनिटल काजेज हो सकती हैं, नंबर 2 एक्वायर्ड काजेज हो सकती हैं, नंबर 3 अच्छा, अब कंजेनिटल काजेज जो सी होती हैं वो 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में है हेरिडिटरी, नंबर 2 में है डेवलपमेंटल एनॉमलीज, ठीक है, और नंबर 3 में है बर्थ ट्रॉमा। ठीक है, ये कंजेनिटल हैं। और आगे जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड में आती हैं ट्रॉमा, ठीक है, रेशियल फैक्टर्स और डिजीज़ ऑफ पैलेट एंड टीथ। ठीक है, और आगे अब इसकी टाइप्स आ जाएंगी। टाइप्स में क्या है, फर्स्ट नंबर पे ये है कि एंटीरियर डिसलोकेशन, जैसे ये मैक्सिलरी क्रेस्ट है। ठीक है, तो ये सेप्टम यहाँ पे लाई कर रहा है एक साइड पे। ठीक है, अब इसी तरह ये देखें कि इसमें क्या है कि जो सेप्टम है वो सी शेप्ड हुआ है। ठीक है, सी शेप्ड होके तो ये राइट बनेगी साइड और ये लेफ़्ट बनेगी। ठीक है, तो जैसे ये इसमें हम कह सकते हैं कि जो नेजल सेप्टम है उसकी राइट साइड डेविएशन है। ठीक है, और जो लेफ्ट इन्फीरियर टर्बिनेट, ये इन्फीरियर टर्बिनेट है और ये मिडल टर्बिनेट है। ठीक है, तो ये इसकी हाइपरट्रॉफी हुई है। हाइपरट्रॉफी इसलिए हो जाती है कि जैसे ही ये सेप्टम दूसरी तरफ जाता है तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह इसमें एस शेप डेविएशन है, ये इसमें देखें कि ये एस की तरह डेविएट हुआ हुआ। ठीक है, तो इसमें जहाँ जहाँ पे टर्बिनेट्स को स्पेस मिलेगी वहाँ पे उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। यहाँ पे देखें मिडिल टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी हुई है, इन्फीरियर की भी हुई है, यहाँ पे भी इन्फीरियर की हुई है। ठीक है, और इसी तरह ये नेजल स्पर है। ठीक है, और ये इम्पेंजिंग और टर्बिनेट है। ठीक है, जैसे ये इन्फीरियर टर्बिनेट के ऊपर आके ये चुभ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो पेन काज करेगा, दूसरा ब्लीडिंग काज करेगा। ठीक है, और आखिरी जो टाइप है वो थिकनिंग ऑफ नेजल सेप्टम है। नेजल सेप्टम की थिकनिंग हो गई है, तो जो थिकनिंग वाला नेजल सेप्टम होता है वो बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है। ठीक है, राइट साइड पे भी ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा और लेफ्ट साइड पे भी ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे ये टाइप्स को हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। सी टाइप, ठीक है, जैसे वो एक कर्व बनी हुई थी ऐसे। ठीक है, और एस शेप ऐसे है। ठीक है, और स्पर कैसे आता है, ऐसे एक साइड पर स्पर होगा, बाकी सेप्टम नॉर्मली होगा। ठीक है, ये मिक्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे सी शेप के साथ स्पर भी हो सकता है, एस शेप के साथ भी स्पर हो सकता है। ठीक है, आगे थिकंड सेप्टम कैसे होगा कि जो सेप्टम होगा वो दरमियान से थिकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे कॉर्डल एंड डिसलोकेशन में जैसे वो है कि जो मैक्सिलरी क्रेस्ट है और वहाँ से सेप्टम जो सा वो साइड पे पड़ा हुआ है और एंटीरियर स्पाइन से। ठीक है, तो ये एंटीरियर नेजल स्पाइन है। ठीक है, तो मैक्सिलरी स्पाइन, तो इसके ऊपर कॉर्डल डिसलोकेशन हुई है कि सेप्टम इसके ऊपर लगना चाहिए लेकिन ये साइड पे हो गया। ठीक है,
आगे नेक्स्ट जैसे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखें, ये कलुमेला है, ठीक है। और ये देखें, ये नेजल कैविटी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें ये देखें, ये कॉर्डल डिस्लोकेशन हुई है। सेप्टम का जो कॉर्डल बॉर्डर है वो ये पड़ा हुआ है, होना इसको इसके नीचे चाहिए था, ठीक है, बट ये इस तरफ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें, ये स्पर वाला वो दिखा रहा है, ये सेप्टम ऊपर से सीधा आ रहा है, नीचे से भी सीधा है, ठीक है, बट यहाँ पे एक स्पर बना हुआ है, ठीक है, ये, और ये इन्फीरियर टर्बिनेट को जाके चुभ रहा है, ठीक है। इसको चुभने से क्या होगा, दो मेन चीज़ें आपको मैंने बताया, एक ब्लीडिंग हो सकती है और दूसरा हेडेक हो सकती है, पेन जिस साइड पे स्पर चुभ रहा होता है, ठीक है। आगे सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, डीएनएस के सिम्टम, जो मेन सिम्टम है वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और भी बहुत सारी चीज़ों से, जैसे फ्लू वगैरह से काज होगी, बट जो डीएनएस से काज होगी वो परसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। वो फ्लू वाली जो कभी सही होगी, कभी ख़राब होगी, मौसम आया तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मौसम गया तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो ऑन एंड ऑफ रहेगी। लेकिन जो डीएनएस वाली ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें क्या होगा, वो परसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। हेडेक हो सकता है, ठीक है। हेडेक क्यों होता है कि टर्बुलेंस फ्लो आता है एयर का, जब हम एयर को इनहेल एक्सहेल करते हैं तो टर्बुलेंस फ्लो आता है, और जो मैक्सिलरी साइनसेस होती हैं और एथमॉइड साइनसेस, जो भी साइनसेस होते हैं उनमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है टर्बुलेंस फ्लो की वजह से, तो वो फिर हेडेक काज करता है, ठीक है। एपिस्टैक्सिस हो सकती है, वो मैंने बताया, नेजल स्पर की वजह से हेडेक भी हो सकता है और एपिस्टैक्सिस भी हो सकती है। एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी, ठीक है, एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। हाइपोस्मिया, एनोस्मिया, ठीक है, हाइपोस्मिया एनोस्मिया भी हो सकता है, ठीक है। साइनोसाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस, मिडल ईयर इन्फेक्शंस, ठीक है। आपको पता है कि जो यूस्टेशन ट्यूब है वो बैक ऑफ द ईयर पे ओपनिंग उसकी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए यूस्टेशन ट्यूब की, तो मिडल ईयर के इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह जो मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड साइनस, फ्रंटल साइनस, इनके ओस्टिया जो उनसे होते हैं वो नेजल कैविटी में ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है, अराउंड द मिडल टर्बिनेट, तो वहाँ पे अगर उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर साइनोसाइटिस काज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये देखें कि ये सेप्टम, इस पे ये हम इसको सबसे पहले लेबल करते हैं, ये राइट साइड है, ठीक है, जो आपके अपोजिट वाली साइड होती है वो राइट साइड होती है, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो ये देखें कि ये लेफ़्ट साइड पे सेप्टम बल्ज आउट हुआ हुआ है, ठीक है। इसमें देखें कि जो राइट साइड है वहाँ पे ये तो सेप्टम है, ठीक है, ये वाला पोर्शन सेप्टम का, और ये जो है ये इंफीरियर टर्बिनेट है जो इनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये सेप्टम है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में, और ये यहाँ पे देखें कि ये सेप्टम आया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट फिगर में देखें, नेक्स्ट फिगर में ये सेप्टम आया हुआ है, ठीक है, इधर से बल्ज आउट होके इस तरफ डेविएट हुआ हुआ है, ठीक है। और इस फिगर में भी देखें कि ये सेप्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसको टच कर रहा है मिडिल टर्बिनेट को, ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये टच कर रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है इसने अच्छे तरीके से, ठीक है। इससे क्या होगा, अंटीरियर डिस्चार्ज भी हो सकता है कि वो पीछे की तरफ उसका इफेक्ट नहीं जाएगा, और पोस्टीरियर नेजल ड्रिपिंग हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकती है, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। आगे इसके साइंस में क्या होता है कि नेजल टिप एलिवेशन, नेजल टिप एलिवेट हो जाएगी, ठीक है। एंटीरियर एनोस्कोपी पे हमें पता लगेगा कि नेजल सेप्टम दूसरी तरफ गया हुआ है, पोस्टीरियर एनोस्कोपी पे भी हमें पता लगेगा कि सेप्टम किस तरफ गया हुआ है, ठीक है। और कॉटल टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है जिसमें आप नेजल पोटेंसी चेक करते हैं, ठीक है। इसमें आप ये करते हैं कि जिस तरफ की ऑब्स्ट्रक्शन होती है उस तरफ का आपको चीक पुल करना होता है। जैसे ही आप वो चीक पुल करते हैं देन उस तरफ से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन उतनी देर के लिए रिलीव हो जाती है, और जैसे ही आप वो चीक को छोड़ते हैं तो वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। पुलिंग द चीक आउटवर्ड रिलीव्स द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये कॉटल टेस्ट होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाए तो पॉजिटिव है, अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव ना हो देन नेगेटिव है। आगे एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल नोज, टीथ एंड पैलेट, ठीक है, इनका एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे नेजल एंडोस्कोपी, ठीक है, इसके भी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको बताएगी कि इसमें किस तरफ की डेविएशन है। आगे हम देखते हैं कि कॉटल टेस्ट कैसे करते हैं। ये देखें कि इस तरफ की ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, पेशेंट को इस तरफ की ऑब्स्ट्रक्शन है और इसी तरफ को चीक पुल करना है, ठीक है।
जब चीक पुल करेंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पेशेंट को सांस आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस तरफ का डीएनएस है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले है एक्सरे पीएनएस 45 डिग्री, ठीक है, इसको वाटर्स व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। आगे सिटी स्कैन पीएनएस विद फेस प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे आ जाता है जी नेजल एंडोस्कोपी। ये तीन मेन है, मोस्टली क्लिनिकली डायग्नोज हो जाता है डीएनएस, बट ये क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये भी करवानी ज़रूरी है। अब जैसे ये एक्सरे पीएनएस हुआ है, इसमें आपको थोड़े से मैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बताता हूँ। जैसे ये ऊपर हेलोस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले हेलोस, ठीक है, ये दरमियान में, और ये वाले हेलोस, ठीक है, ये है फ्रंटल साइनसिस, ठीक है, ये हैं ऑर्बिट, ठीक है, और ये हैं एथमॉइड साइनस, ठीक है, और ये है नेज़ल कैविटी, ठीक है, ये नेज़ल कैविटी, और ये दरमियान में सेप्टम, ये सेप्टम है, ठीक है, और ये है मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। और इसी तरह फिर इस तरफ आ जाएं, ये है मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, ये है ऑर्बिट, ठीक है, ये है नेज़ल कैविटी, ठीक है, और ये है सेप्टम, ठीक है, और ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये मैक्सिलरी क्रेस्ट, मैक्सिलरी स्पाइन नज़र आ रही है, ठीक है, जो आपको शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये सिटी स्कैन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको सॉफ्ट टिश्यू नज़र आएंगे, जैसे ये मसल्स नज़र आ रहे हैं आई में, ठीक है, ये मसल्स हैं, ठीक है, ये दरमियान में आपको ऑप्टिक नर्व भी नज़र आ सकती है, ठीक है, और ये एथमॉइड सेल्स हैं, ठीक है, ये वाले एथमॉइड सेल्स हैं, ठीक है, बड़े अच्छे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये सेप्टम डेविएट हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आप लेबलिंग करनी है, ठीक है, ये आपकी राइट साइड बनती है, ठीक है, ये आपकी लेफ़्ट साइड बनती है, ठीक है। तो आपने जब ये नीचे से लेबलिंग की, इसको नीचे लेते हैं, ये देखें, ये, ठीक है, तो ये सेप्टम जो है ये राइट साइड की तरफ डेविएट किया हुआ है, ठीक है। अब एक बात और नोट करें कि अगर राइट साइड की तरफ डेविएट किया हुआ है, तो लेफ्ट साइड पे ये देखें इन्फीरियर टर्बिनल की हाइपरट्रॉफी कितना बड़ा हुआ पड़ा है, ठीक है, ये देखें ये छोटा है, और इसी तरह ये मैक्सिलरी साइनस कितनी छोटी है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे बड़ी है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट में एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या देंगे, आप उसको एंटी एलर्जिक देंगे, आप उसको स्टीरॉयडल और नेज़ल डिकंजेसेंट स्प्रे देंगे, ठीक है, और उसकी जो साइनोसाइटिस होगी उसको रिलीव करेंगे। साइनोसाइटिस को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे हम उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन किलर्स देंगे, ठीक है, हेडेक की वजह से। तो ये हैं जो कंडीशंस हैं जो आप मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो एलिमेंट होता है डीएनएस तो नहीं है इट सेल्फ मेडिकल सेंस से ट्रीट होता, बट जो एलर्जिक के सिम्टम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्शन ओपन हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 पे सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे एसएमआर, सबम्यूकोजल रिसेक्शन, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैं एक अलग प्रेजेंटेशन बनाऊंगा एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में के लिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट ऑपरेशन है सेप्टोप्लास्टी, ठीक है, उसके आगे है सेप्टोराइनोप्लास्टी, ठीक है। और सेप्टोप्लास्टी और सेप्टोराइनोप्लास्टी में ये फ़र्क है, जो सेप्टोप्लास्टी होती है उसमें हम जस्ट सेप्टम को सीधा करते हैं, ठीक है, और सेप्टोराइनोप्लास्टी में एक सेप्टम तो सीधा करते ही करते हैं। जो राइनोप्लास्टी होती है उसका मतलब यह है कि जो नोज़ की एक्सटर्नल शेप होगी उसको भी हमने करेक्ट करना है, ठीक है। आगे एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। आगे सेप्टोप्लास्टी के कुछ इंसिजन डिस्कस कर लेते हैं। 2 मेन इंसिजन है। नंबर 1 है किलियंस इंसिजन, ठीक है, और नंबर 2 है फ्रीयर्स हेमी ट्रांसफिक्सेशन इंसिजन, ठीक है। अब किलियन इंसिजन क्या है कि ये जो कॉर्डल एंड ऑफ कार्टिलेज है ना, कॉर्डेंगुलर जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, उससे हम तकरीबन 5 mm बिहाइंड हम ये इंसिजन देते हैं, ठीक है। तो ये तब देना है जब आपने कॉर्डल डिसलोकेशन आपकी मौजूद नहीं है, ठीक है, आपने कॉर्डल एंड पे वर्क नहीं करना, देन आप ये इंसिजन यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपकी कॉर्डल डिसलोकेशन है देन आपने हेमी ट्रांसफिक्सेशन इंसिजन ही देना है, ठीक है, उससे आप ज़्यादा अच्छा कॉर्डल डिसलोकेशन को मैनेज कर लेंगे और जो कॉस्मेटिक रिजल्ट हैं वो भी इसके अच्छे हैं। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सेप्टोप्लास्टी की, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सेप्टोपरफोरेशन, ठीक है। नंबर 2 पे है सेप्टल हीमाटोमा, ठीक है।
नंबर 3 पे है सेप्टल एब्सेसिस, ठीक है। हीमाटोमा बन सकता है सर्जरी के दौरान, ठीक है, और सर्जरी के बाद कि जो हम म्यूकोपेरिकोंडियल और म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप रेज करते हैं तो उसके बिटवीन जो हीमाटोमा डेवलप कर सकते हैं कार्टिलेज और फ्लैप के दरमियान, ठीक है। तो अगर हीमाटोमा डेवलप कर गया देन वो टर्न होगा एब्सेस में, ठीक है। एब्सेस बनेगी कुछ दिन बाद, और एब्सेस जब उसको रिजॉल्विंग फेज में जाएगी और उसको डिस्ट्रक्ट करेगी कार्टिलेज को, देन सेप्टल परफोरेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एडहीजन बन सकती हैं, अगर आप सप्लेंट प्लेस नहीं करते नोज़ में तो आपने ट्रॉमास किए होंगे तो उस वजह से एडहीजन बन सकती हैं, ठीक है। सैडल नोज़ बन सकती है, नेज़ल ब्रिज डिप्रेस हो सकता है, ठीक है। और कोलुमेलर रिट्रैक्शन हो सकती है। कोलुमेलर रिट्रैक्शन में जो अपर लिप होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है, ठीक है। कोलुमेला जो सा होता है वो ऊपर रिट्रैक्ट कर जाता है अगर आप ओवरडू कर जाते हैं सर्जरी में, ठीक है, कार्टिलेज निकालते हुए। और एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ठीक है, एपिस्टेक्सिस परसिस्ट कर सकती है, ठीक है, सेप्टोप्लास्टी के बाद। तो और आखिर पे जो लास्ट वन है वो है फ्लैपिंग सेप्टम, कि आपने इतना सेप्टम निकाल दिया है कि अब जो रिमेनिंग सेप्टम है वो एयर इन एंड आउट करने के साथ ना फ्लैप कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें आप ओवरड्यू कर देते हैं सर्जरी में जब ये फ्लैपिंग सेप्टम बनता है, ठीक है। तो बी केयरफुल ड्यूरिंग सर्जरी।